देखिए अगला जो चैप्टर है आपके पास, ये मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर 4 है एनसीईआरटी बुक, और चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य। और ये 8वां चैप्टर है प्राचीन इतिहास से लेकर के अभी तक का। प्राचीन इतिहास में 4 गो और इसका यह चौथा चैप्टर यानी 8वां चैप्टर। और यहाँ पर है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। मतलब मुगल साम्राज्य का मतलब मुगल वंश की स्थापना होता है 1526 में। मुगल वंश की स्थापना, इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में। चलिए यहाँ देखिए 16वीं से 17वीं सदी का समय यहाँ पर दिया हुआ है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कृषि के लिए कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है, आपको दिखाई देता होगा कितना अच्छा। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कृषि हो रहा है, खेती हो रहा है, उसको दर्शाया गया है। देख रहे हैं कितना बढ़िया चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है 16वीं 17वीं सदी के दौरान। अच्छा, 16वीं सदी का मतलब होता है 1500 से लेकर के 1599 तक, और 17वीं का मतलब 1600 से लेकर 1600 सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। देखो शुरुआती समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और ये छोटे खेतिहर और भूमि हर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। और जो 85% जो किसान थे गांव में रहते थे, जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन होता या नहीं होता, और वे अपना जीवन यापन चलाने के लिए खेती किया करते थे। कहता है इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने, और इससे उन दोनों लोगों के बीच क्या बना? संघर्ष हुआ, प्रतिस्पर्धा हुआ, और एक दूसरे को सहयोग भी करते थे। आज भी आप देखते हैं गांव में किसान को एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और सहयोग के दौरान ही कभी कभी आदमी को क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। आगे कहता है खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। आप देखिएगा जो लोग खेती करने वाले किसान हैं, वे लोग अपने ही जाति के लोगों से आस पड़ोस में शादी करने लगे, विवाह करने लगे, और धीरे धीरे उनका अपना एक समाज बसते चला गया। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। जिस समय ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा विकास हो रहा था, उसी समय दुनिया से, बाहर के दुनिया से कई लोगों ने हमारे देश पर क्या किए? धावा बोल दिए। कहता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था। मुगल वंश आया 1526 में, 1500। और जब मुगल वंश आया उसमें भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चला था? दिल्ली सल्तनत। और जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहा था। मुगल वंश, मुगल साम्राज्य जो अपना राज्य चलाता था, उसके आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? किसानों से लिया जाने वाला कर। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस गई और इसमें खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। देखो गांव में जितने भी खेती होती थी उसमें कई फसल ऐसे थे जिसका उद्देश्य ये था कि इसको उगाने के बाद जब ये पौधा तैयार होगा, इसको क्या कर दिया जाएगा? बिक्री कर दिया जाएगा। जैसे आज भी आप देखिए गांव में गन्ना को देखते हैं लोग, तैयार करते हैं, उसको बिक्री कर देते हैं। आज भी आप देखते हैं खैनी तैयार होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। और यह बिक्री के चलते बाजार धीरे धीरे कहाँ आ गया? गांव में।
बाजार कहाँ गया? गांव तक बाजार आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है किसान कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन। देखो, किसान को अगर अच्छा मदद किया जाएगा, अच्छा सहयोग किया जाएगा तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। किसान को अगर मदद नहीं किया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उत्पादन में क्या होगी? कमी आएगी। तो इसलिए किसान को मदद कौन करता है? सरकार। कौन करता है? खेतिहर समाज और बुनियादी इकाई गांव थी जिसमें किसान रहते थे। उस समय मध्यकालीन भारत में अक्सर किसान कहाँ रहते थे? गांव में। किसान साल भर अलग अलग मौसम में तो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। देखिए, आपको पता होगा अपने यहाँ बरसात के मौसम में धान की खेती किया जाता है और ठंडी के मौसम में गेहूं की खेती किया जाता है। और अलग अलग मौसम में हम अलग अलग खेती इसलिए करते हैं ताकि हमारा फसल क्या हो? अच्छा हो। जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे इन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। देखो, जो किसान थे वो समय समय पर खेतों में क्या करते थे? काम करते थे। जैसे कब खेतों को जोतना है, कब खेतों में बीज बोना है, कौन सा बीज खेतों में बोना है, कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, इसका ख्याल रखते थे ताकि हमारा उत्पादन क्या हो? ज़्यादा हो। इसके साथ साथ किसान और भी अलग से खेती करते थे, जैसे शक्कर। शक्कर माने जानते हैं आप लोग ना? मीठा। शक्कर माने क्या होता है? चीनी होता है ना। तो वो कौन चीज़ से बनता है? ईख से। इसीलिए वो ईख का भी क्या करते थे? अरे ईख ही मेन चीज़ हुआ। ईख से ही शक्कर या गुड़ बनता है। क्या बोलते हैं उसको? शक्कर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? गुड़ भी बोलते हैं ना। तो वो दोनों का माध्यम क्या हुआ? गन्ना। तो लोग गन्ने की भी खेती करते थे और जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, जिसको हम लोग सरसों या राई बोलते हैं। तो लोग सरसों और राई का भी क्या करते थे? खेती करते थे। आज भी लोग करते हैं। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों इलाके वाले, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। देखो, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो पहाड़ी क्षेत्र था जहां पानी की क्या थी? कमी थी। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो जंगलों से घिरा था जहां पानी की क्या थी? और आप सोच के देखिए, जहां पानी की कमी रहेगी क्या वहां पर खेती अच्छी होगी? नहीं होगी। कहता है जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें उन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। देखो, खेती करने के लिए हमें कई भौगोलिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों को मैट्रिक में पढ़ाया गया होगा कि हमें खेती करने के लिए कई भौगोलिक दशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे मिट्टी, जलवायु, मजदूर, तापमान, पूंजी, सिंचाई, इन सब की क्या होती है? आवश्यकता। क्योंकि अलग अलग जलवायु में अलग अलग पौधे उगाए जाते हैं, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग पौधे उगाए जाते हैं। अलग अलग पौधों की खेती के लिए तापमान अलग अलग जरूरी होती है। अलग अलग पौधों की खेती के लिए कम या ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? उसको कहते हैं भौगोलिक दशाएं। क्या बोलते हैं? कुछ ऐसे पौधे होते हैं या फसल होते हैं जिसमें कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पौधे या फसल होते हैं जिसमें ज़्यादा सिंचाई की क्या होती है? चलिए आगे बात करते हैं स्रोत की तलाश। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से पता चलता है? चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे। अच्छा, किसान गरीब होते हैं कि अमीर? गरीब।
तो किसान अपने बारे में लिख करके रखते हैं? नहीं, किसान अपने बारे में खुद लिख करके नहीं रखा करते थे। इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। अच्छा, गाँव के बारे में जानकारी हमें किसान से पता चलेगा? उस समय के किसान से पता चलेगा? नहीं, क्योंकि उस समय के किसान अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उस समय के किसानों के बारे में लिखवाते कौन थे? राजा लोग। तो नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज है जो मुगल दरबार की निगरानी में रखे गए थे। इसके बारे में हम लोग 9वां चैप्टर में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? कि उस समय के किसानों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ पढ़ेंगे? 9वां चैप्टर में। आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ में से एक था आइन ए अकबरी। आइन ए संक्षेप में आईना देखिए, अनुभाग 8 में हम लोग देखेंगे आगे, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। VVI है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइन ए अकबरी की रचना किसने किया था? अबुल फजल। आइन ए अकबरी की रचना किसने किया था? अबुल फजल। याद रखिएगा, आइन ए अकबरी की रचना किसने किया था? अबुल फजल। और यह क्या था? अकबर का इतिहासकार था। क्वेश्चन याद रखिएगा, अकबर का इतिहासकार कौन था? अकबर का इतिहासकार का नाम क्या है? अबुल। अकबर के इतिहासकार का क्या नाम है? जोर से बोलिए। अबुल फजल ने किस ग्रंथ की रचना किया? सबको याद हो जाना चाहिए। आइन ए अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। कहते हैं खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्ते के नियम के लिए जो इंजाम राज्य ने किए थे उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। मतलब अकबर के समय में जो अकबर ने अपने पास अधिकारी को नियुक्त किया था कि कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है, ठीक है ना, कितना जो लोग जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसे कितना टैक्स लेना है, किसको छोड़ देना है, इस प्रकार की जितने नियम कानून बना हुआ है वो सारे नियम कानून किस किताब में है? आइन ए अकबरी में, जिसकी रचना किसने किया? अबुल फजल। चलिए, आईना का मुख्य उद्देश्य अकबर के, देखो आइन का मुख्य उद्देश्य, आइन का मतलब आइन ए अकबरी, ये जो ग्रंथ है आइन ए अकबरी, जिसको आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक, आइन के लेखक अबुल फजल के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी की भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। यानी आइन ए अकबरी के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुगल दरबार जो अकबर था उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया है। चलिए बात करते हैं खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुग़लों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। कहता इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच
तने झगड़ों के दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रियों से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। देखो, आइन 1 वर्ष से हमें यह भी पता चलता है कि किसान लोगों का राज्य के प्रति, राजा के प्रति कितना भरोसा था और राजा लोग जो थे वो किसानों के साथ कैसे न्याय व्यवस्था को स्थापित कर पाते थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें किसमें मिलती है? आइन अकबरी में। आइन आगे देखिए, आगे है किसान और उनकी ज़मीन। देखो, किसान को रैयत कहा जाता है। किसान को कैसे क्या कहा जाता है? मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियात या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। आप याद रखिएगा, रैयत नाम याद रखिएगा। किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? रैयत से आगे जब चलेंगे आधुनिक इतिहास में तो रैयतवारी सिस्टम पढ़ाएंगे, वहाँ पर महालवारी सिस्टम पढ़ाएंगे। रैयतवारी और महालवारी, इस्तमरारी, रैयतवारी, महालवारी आधुनिक इतिहास में पढ़ाएंगे। इसीलिए रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। आप यहाँ पर याद रखिएगा। साथ ही साथ हमें किसान या आसामी जैसे शब्दों भी मिलते हैं। देखो, आसामी का मतलब ये होता है जिसे राजा ने क्या कर लिया, अपने ज़मीन दे के बसा लिया हो। जैसे किसी के पास ज़मीन जथा नहीं है और कोई राजा उसे ज़मीन दे करके अपने ज़मीन में उसे बसा दिया हो, तो जो आदमी बस जाता है उस बसे हुए आदमी को आसामी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये जो टोला जो बसा हुआ है हम लोग के पास, बगाही टोला, ये पूरा बगाही टोला किसमें बसा हुआ है? आसामी में बसा हुआ है। आसामी, राजा के ज़मीन में जो बस जाता है उसको क्या बोलते हैं? आसामी में। दमामी में भी बहुत लोग ऐसे बसे हुए हैं, आसामी में। 17वीं सदी के स्रोत से दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। देखिए, यहाँ पर किसान दो प्रकार के आया। एक किसान है खुद काश्त और दूसरा है पाही काश्त। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह खुद काश्त क्या होता है और पाही काश्त क्या होता है। देखिए, पहले किस्म यानी खुद काश्त वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। देखो, खुद काश्त वे ज़मींदार थे जिनका अपने पास क्या होता था? ज़मीन होता था। जबकि पाही काश्त वे किसान या खेतीहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। सुन लो ध्यान से, खुद काश्त किसान और पाही काश्त किसान। खुद काश्त का मतलब खुद का ज़मीन होगा, उसको क्या बोलेंगे? खुद काश्त। और पाही काश्त का मतलब जिसके पास अपना ज़मीन नहीं होगा, वो दूसरे के ज़मीन पर दूसरे के गांवों में जाकर खेती करेगा, उसको क्या बोलेंगे? पाही काश्त। खुद काश्त समझ में आ गया? अपना ज़मीन होगा उसको क्या बोलेंगे? जो दूसरे के ज़मीन में दूसरे गांव में जाकर खेती करेगा उसको क्या बोलेंगे? चलिए आगे है, लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। देखो, लोग अपना मर्जी से क्या बनते थे? पाही काश्त। क्यों? क्योंकि जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन है, वो चाहते हैं कि दूसरा जगह चले जाएंगे, ज़्यादा ज़मीन हमें मिलेगा खेती करने के लिए, तो ज़्यादा ज़मीन में खेती करेंगे तो ज़्यादा हमें मुनाफा प्राप्त होगा, ज़्यादा आय प्राप्त होगा। इसीलिए किसान जानबूझ करके क्या बनते थे? पाही काश्त। मेरे मौसा जी एक पाही काश्त किसान बने हुए हैं। अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले गए हुए हैं, वहीं खेती करते हैं, बहुत अच्छा खेती करते हैं, बहुत अच्छा किसान बन गए, नंबर 1 किसान बन गए हुए हैं। ठीक है ना? और अपना उनका ट्रैक्टर हो गया है, सब चीज़ हो गया है, अपना वहाँ 20 बीघा खेती करते हैं। ठीक है ना? मतलब बहुत अच्छा किसान बन गए हुए हैं, लेकिन उनका अपना ज़मीन नहीं है, दूसरे के ज़मीन में क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो वो किसान को हम क्या कहेंगे? पाही काश्त। लोग अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से
कहता है उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। देखो बताते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत में शायद ही ऐसा कोई किसान था। रेल लड़की सो रही है। देखो उत्तर भारत में शायद ही ऐसा कोई किसान था जिसके पास एक जोड़ा क्या होता था या 2 जोड़ा बैल होता था और उसके पास हल होता था। ज़्यादा के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। देखो बिहार में बहुत कम लोगों के पास एक जोड़ा बैल होता था, हल होता था, लेकिन गुजरात में जिसके पास 6 एकड़ ज़मीन होता था उसे क्या माना जाता था? समृद्ध यानी अमीर लोग माना जाता था। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपर सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन होता था उसे बंगाल में क्या माना जाता था? अमीर। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि आज। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर ज़मीन की हदों की मिट्टी, ईंटों और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और ज़मीन के ऐसे हज़ारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। देखो बताते हैं, अपने यहाँ किसान सब क्या करते हैं? अपने अपने खेतों को अलग रखने के लिए खेतों पर आज के ज़माने में देखिए आरी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? पहले के समय के लोग आरी न बांध करके क्या बोलते थे? कांटा रोप देते थे, घेर देते थे ताकि खेतों का पहचान अलग हो सके। क्या करते थे? घेर देते थे ताकि खेतों का पहचान क्या हो सके? अलग हो सके। चलिए दूसरा यहाँ पर टॉपिक है जिसका नाम है सिंचाई और तकनीक। सिंचाई और देखो ज़मीन की बहुतायात, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। देखो जैसे जैसे समय बीतता गया कृषि का विकास क्या होता चला गया। चूँकि खेती की प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। पहले के लोगों को पेट भरने से मतलब था, विकास से कोई मतलब नहीं था। इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। मतलब जहाँ ज़्यादा वर्षा होता वहाँ चावल की खेती होती और जहाँ वर्षा नहीं होता वहाँ चावल की खेती नहीं होती। यानी नींद आ रहा है। आगे देखिए, कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। जहाँ कम वर्षा होता वहाँ गेहूं की खेती होती और बाजरे की खेती होती। जहाँ ज़्यादा वर्षा होता वहाँ चावल की खेती होती थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। देखो मानसून को भारतीय कृषि का क्या कहा गया? रीढ़। जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसे फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। अब पानी नहीं है तो पानी के लिए हम क्या करेंगे? सिंचाई का व्यवस्था करवाएंगे। कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम सिंचाई, कृत्रिम सिंचाई का मतलब नहर का व्यवस्था करवाएंगे। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरों और नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाए। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर, याद रखिएगा शाहजहां के समय में पंजाब में शाह नहर बनाया गया। या आप याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। शाह नहर किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां के समय में पंजाब में कौन नहर बनाया गया? शाह। नहर का नाम है शाह, बनाने वाला शाह जहाँ, अपने नाम पर ही नहर का नाम रखा शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था। देखो खेती में बड़ा मेहनत होता है, सबको पता है। रोपनी, टोभनी, कटनी, पिटनी, छटनी करने में बड़ा क्या होता है?
मेहनत। लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फार निकालकर आसानी से बनाया जा सकता था। ये मिट्टी आज जो आप लोग जो हल जो देखते हैं ना, बैल वाला हल, उसको फार बोलते हैं। लोहा का जो होता है क्या बोलते हैं? फार। पहले ऐसा नहीं था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज़ गर्मी के महीने में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। पहले के समय में ज़्यादा करके धान हो या गेहूँ हो बो दिया जाता था। बौकट खेती होता था, उस खेती का नाम था बौकट खेती। आज भी आप कई जगह पर देखिए मरुआ को बो के खेती किया जाता है, धान को बो दिया जाता है, गेहूं को बो दिया जाता है, सरसों को बो दिया जाता है, उसको बोलते हैं बौकट कृषि। लेकिन अब जो है नए युग में धान को बोया नहीं जाता है, उसको उखाड़ करके एक जगह बिया तैयार कर लेगा और उस बिया को दूसरे जगह फिर से रोप दिया जाता है। और रोपने वाला में ज़्यादा उत्पादन होता है, बौकट वाला में कम उत्पादन होता था। मिट्टी की गुड़ाई के साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। चलिए आगे है फसलों की भरमार। देख लेते हैं इस टॉपिक को। कहता है फसलों के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ और दूसरी रबी। देखो खरीफ फसल वही आएगा जो 3 अक्षर वाला होगा, जैसे चावल। चावल के जोड़े जितने फसल होएगा सब खरीफ फसल। अब आप कल्पना करो कि चावल का जब खेती होता है यानी धान का जब खेती होता है उस समय कौन कौन खेती होता है, वो सारे के सारे फसल हो जाएगा खरीफ फसल। और 2 अक्षर वाला गेहूँ नाम है गेहूँ रबी। 2 अक्षर वाला गेहूँ, 2 अक्षर वाला रबी। गेहूँ के जोड़े जितने फसल होगा सब क्या हो जाएगा? रबी फसल। और ये क्वेश्चन आगे दरोगा में पूछा हुआ भी था कि निम्न में कौन रबी फसल है, तो याद रखिए 2 अक्षर वाला गेहूँ और गेहूँ से संबंधित जितना भी होगा सब चला जाएगा रबी फसल। यानी सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी, जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे। वहाँ तो साल में 3 फसलें उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। देखो जहाँ पानी की सुविधा है, बारिश होता है, साल में कितने फसल? 3 फसल। जहाँ बारिश नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, साल में 2 फसल। अपना यहाँ साल में 3 फसल उगाया जाता है, धान भी हो जाता है, गेहूँ भी हो जाता है और बीच में कोई और अभी का फसल भी हो जाता है, गर्मा फसल उसको बोलते हैं। कहता है उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। याद रखिएगा आगरा में कितने प्रकार की फसल होती थी? 39 प्रकार की फसलें। दिल्ली में 43 प्रकार की फसलें और बंगाल में सिर्फ चावल का 50 किस्म था। जरा सोचो, जो उस समय के बंगाल था, आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी उस समय के बंगाल था, और इसमें कितने फसल उगाए जाते थे? चावल का खाली का किस्म, मतलब चावल 50 वेराइटी का, 50 वेराइटी खाली कौन सी? चावल। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसल, याद रखिएगा सबसे बढ़िया फसल को क्या कहा गया? जिन्स ए कामिल जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी
फसलें बेहतरीन जिन्स ए कासिम थी। जो महंगे फसल थे, जिससे ज़्यादा आय प्राप्त होता था, उसे क्या कहा गया? जिन्स ए कामिल। जिन्स ए, याद रखिएगा, जिन्स ए बढ़िया फसल को जिन्स ए कामिल कहा गया, जिससे ज़्यादा आय प्राप्त होता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। अंडरलाइन कर लेना, कपास और गन्ना। आगे है, मध्य भारत और दक्कन भारत में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। बंगाल किसके लिए? तिलहन यानी सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। नकदी फसल का मतलब होता है जिसको उपजाने के बाद जल्दी से जल्दी बेच दिया जाता है और बेचने के बाद हमें रुपया प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं नकदी फसल। कहता है, इससे पता चलता है कि भारत की औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आगे कहता है, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। याद रखिएगा, मक्का भारत में कहाँ से आया? स्पेन और अफ्रीका से। मक्का कहाँ से आया भारत में? मक्का पहले भारत में नहीं था, वो स्पेन और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। नई दुनिया अमेरिका को कहा गया। नई दुनिया किसको कहा गया? तो अमेरिका से क्या आया? टमाटर, आलू, मिर्च। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से लाए। अनानास और पपीता फल वहीं से लाए। कहाँ से? नई दुनिया यानी अमेरिका से। चलिए, आज का टॉपिक यही पर समाप्त करते हैं। कल पढ़ाएंगे ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय। चलिए देखिए, यहाँ पर कल और कुछ बताएंगे। कल रहट का प्रयोग कैसे होता है, पानी कैसे निकाल करके क्या होता था, खेती होता था।